नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेल लाउंस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन के बारे में। हमारे पास इसका एक सारांश है और इसमें मतलब पूरे 92 छोटे-छोटे तरीके दिए गए हैं बातचीत को बेहतर बनाने के लिए, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। बिल्कुल। और ये किताब उन चीजों पर ध्यान देती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हाँ, वो छोटी-छोटी बातें। हाँ बिल्कुल, वो व्यावहारिक पहलू। हम बड़ी थ्योरीज पढ़ लेते हैं पर असल में हाथ कैसे मिलाना है एग्जैक्टली। या मुस्कुराना कैसे है। एग्जैक्टली Exactly. मुस्कुराना कैसे है, बात कैसे शुरू करनी है, यही छोटी चीजें तय करती हैं कि हमारे रिश्ते कैसे बनेंगे। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये सरल सी लगने वाली तकनीकें हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकती हैं, कैसे हम स्मॉल टॉक में माहिर हो सकते हैं और कैसे थोड़े गहरे मतलब वाले रिश्ते बना सकते हैं। हाँ, और ये तकनीकें सिर्फ दिखावा नहीं है, ये मानवीय संपर्क की गहरी समझ पर आधारित है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली मुलाकात। पहली छाप। हाँ, पहली छाप। सारांश इस पर काफी जोर देता है। कहता है कि शुरुआती कुछ सेकंड ही बहुत अहम होते हैं। बिल्कुल। एक सच्ची मुस्कान, आंखों में देखना, एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, ये सब जैसे नींव रखते हैं। ये असल में एक मनोवैज्ञानिक चीज है। हमारा दिमाग मतलब बिजली की तेजी से सामने वाले को पढ़ लेता है। अच्छा, कैसे? ये हजारों सालों का विकास है। हम पैटर्न पहचानने में माहिर हो गए हैं। तो जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, दिमाग तुरंत सिग्नल पकड़ता है। सिग्नल? जैसे क्या उनकी मुस्कान सच्ची है, आंखों तक जा रही है, क्या वो नजरें मिला रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, खुली हुई या बंद। ये सब मिलकर एक तात्कालिक धारणा बनाते हैं, एक तरह का मेंटल शॉर्टकट। तो आत्मविश्वास और गर्मजोशी? हाँ, वो तुरंत दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि ठीक है, ये व्यक्ति सेफ है, ओपन है। ये तो दिलचस्प है कि ये इतना तेज और मतलब अवचेतन होता है। पर मान लीजिए किसी वजह से पहली छाप उतनी अच्छी नहीं पड़ी, क्या उसे ठीक किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। पहली छाप जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि वो पत्थर की लकीर है। अच्छा। अगर शुरुआत थोड़ी गड़बड़ हो भी जाए, तो बाद में आपका लगातार अच्छा व्यवहार, सच्ची दिलचस्पी, ये चीजें धीरे धीरे उस पहली धारणा को बदल सकती हैं। थोड़ा ज्यादा टाइम और कोशिश लग सकती है बस। चलिए, ये तो राहत की बात है। तो पहली छाप के बाद अक्सर बारी आती है स्मॉल टॉक की, छोटी छोटी बातों की। हाँ। और सच कहूं तो ये कई लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो अजीब सी खामोशी जो छा जाती है कभी कभी। वो ऑकवर्ड साइलेंस। हाँ, उससे कैसे बचें? सारांश में कुछ सुझाव हैं, जैसे आसपास के माहौल पर बात करना या हाल की घटनाओं पर। हाँ, सुरक्षित विषय। सही कहा। या किसी की तारीफ कर देना। और सबसे जरूरी, वो ओपन एंडेड सवाल पूछना। बिल्कुल। और देखिए, छोटी बातों को सिर्फ टाइम पास नहीं समझना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये असल में दो लोगों के बीच एक पुल बनाने जैसा है। वो शुरुआती स्टेज जहां हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सहज होते हैं, थोड़ा भरोसा बनाते हैं। सुरक्षित विषयों से शुरू करने से किसी पर दबाव नहीं बनता। आप मौसम पर बात करते हैं और सामने वाला आराम से बातचीत में आ जाता है। और ये ओपन एंडेड प्रश्न जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना हो, इनका क्या जादू है? इनका जादू ये है कि ये बातचीत को एक तरफा होने से रोकते हैं। मतलब अगर आप पूछें पार्टी अच्छी लगी, जवाब हाँ या ना में खत्म हो सकता है। हाँ, बात वहीं रुक जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप पूछें इस पार्टी में आपको अब तक सबसे अच्छा क्या लगा, तो आप उन्हें अपने विचार शेयर करने का मौका दे रहे हैं। अच्छा। इससे न सिर्फ बात आगे बढ़ती है, बल्कि आपको उनके बारे में जानने को मिलता है और यहीं से गहरे कनेक्शन की शुरुआत हो सकती है। हाँ, ये दिखाता है कि आप सच में रुचि ले रहे हैं। एग्जैक्टली। और रुचि की बात आई तो अगला पॉइंट यही है, सच्ची दिलचस्पी दिखाना। सारांश कहता है कि लोगों को ध्यान से सुनना, उनकी भावनाओं को समझना, जिसे मिररिंग इमोशंस कहा है। हाँ, भावनाओं का तालमेल। हाँ, और उनके नाम याद रखना। ये छोटी चीजें बड़ा फर्क डालती हैं। मुझे तो खासकर नाम याद रखने वाली बात बहुत सही लगती है। ये तो मानवीय मनोविज्ञान का एक बेसिक सच है। हमारा नाम हमारी पहचान का सबसे निजी हिस्सा है। सही बात है। किसी ने कहा भी था कि इंसान के लिए सबसे मीठी आवाज उसका अपना नाम होता है। हाँ, सुना है मैंने ये। तो जब आप किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं, आप अनजाने में ही उन्हें ये मैसेज देते हैं कि वो आपके लिए जरूरी है, एक व्यक्ति है, भीड़ का हिस्सा नहीं। और वो इमोशनल मिररिंग, भावनाओं का तालमेल, वो सहानुभूति दिखाने का एक बहुत शक्तिशाली अवचेतन तरीका है। लेकिन इसमें एक डर भी है। अगर ये बनावटी लगे तो
ऐसा ना लगे कि हम नकल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इन तकनीकों का मकसद चालाकी नहीं बल्कि कनेक्शन बनाना है। इमोशनल मिररिंग का मतलब किसी की तोते की तरह नकल उतारना नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले की भावना के प्रति संवेदनशील होना। अगर कोई उत्साह में है तो आपकी आवाज में भी थोड़ी वो ऊर्जा झलके, कोई उदास है तो आप भी थोड़ा शांत और गंभीर हो जाएं। अच्छा। ये स्वाभाविक रूप से होता है जब हम सच में किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर इसे जबरदस्ती मैकेनिकल तरीके से किया जाए तो हाँ, वो पकड़ा जा सकता है। तो कुंजी है सच्ची दिलचस्पी और ध्यान। बिल्कुल। और ये हमें उस सवाल पर लाता है कि हम कितनी बार सच में सुनते हैं और कितनी बार सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि अब मैं क्या कहूंगा। बहुत सही कहा। सुनने के साथ साथ हमारा शरीर भी तो लगातार बात करता है, बॉडी लैंग्वेज। हाँ, और शाब्दिक संचार। किताब में इसका जिक्र है, आंखें मिलाकर बात करने से भरोसा बढ़ता है। हाँ, सर हिलाना या थोड़ा आगे झुकना दिखाता है कि आप बातचीत में शामिल हैं। ये चीजें शायद हम करते भी हैं बिना सोचे, पर इनका असर कितना होता है? बहुत गहरा। कुछ स्टडीज तो कहती हैं कि हमारे कम्युनिकेशन का 50% से ज्यादा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। 50% से ज्यादा? हाँ, और जब हमारे शब्दों और हावभाव में तालमेल नहीं होता तो लोग अक्सर हावभाव पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अच्छा। आंख मिलाना विश्वास और ईमानदारी दिखाता है। कोई नजरें चुराए तो शक होता है ना। हाँ बिल्कुल, लगता है कुछ छुपा रहा है। सही। जबकि लगातार घूरना नहीं, आंख मिलाकर बात करना खुलेपन का संकेत है। और सिर हिलाना या थोड़ा आगे झुकना? सिर हिलाना सिर्फ हाँ कहना नहीं है, ये है मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, बोलो आगे। ये प्रोत्साहित करता है। हाँ, और थोड़ा आगे झुकना भी यही दिखाता है आपकी बात में मेरी रुचि है, मैं पूरी तरह यही हूँ। ये छोटे छोटे इशारे विश्वास बनाते हैं। आपकी मुद्रा भी? आपकी मुद्रा, आपके हाव भाव, सब कुछ। सीधे बैठना आत्मविश्वास दिखाता है, कंधे झुके हों तो लगता है आप थके हैं या संकोच में। तो हमने पहली छाप, छोटी बातों, सच्ची दिलचस्पी और बॉडी लैंग्वेज की बात की। अब अगर हम इन मुलाकातों को सिर्फ जान पहचान तक न रख के गहरे रिश्ते बनाना चाहें तो? सारांश में इमोशनल मिरर के अलावा एक और बात है कहानियां सुनाना। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, कहानियां। हाँ, इमोशनल मिरर तो गहरे स्तर पर काम करता ही है। वो रैपो बनाने में मदद करता है। ऐसा लगता है कि हम एक ही वेवलेंथ पर हैं। और कहानियां? कहानियां वो मानव संचार का सबसे पुराना और शायद सबसे शक्तिशाली रूप है। क्यों? तथ्य ज्यादा सीधे नहीं होते? तथ्य दिमाग को जानकारी देते हैं, पर कहानियां दिल को छूती हैं और ज्यादा याद रहती हैं। ये तो है। हमारा दिमाग घटनाओं और भावनाओं को याद रखने के लिए बना है, तथ्यों की लिस्ट नहीं। जब आप कोई कहानी सुनाते हैं, कोई अनुभव बताते हैं, तो आप सिर्फ जानकारी नहीं, अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा सामने रखते हैं। मतलब थोड़ा वल्नरेबल होना? हाँ, थोड़ी भेद्यता दिखाना। और ये दूसरों को भी खुलने के लिए प्रेरित करता है, विश्वास बढ़ाता है। सोचिए ना, बचपन की कहानियां ज्यादा याद है या इतिहास की तारीख है? बात तो सही है, कहानियां याद है। ये सारी बातें नेटवर्किंग के लिहाज से भी बहुत काम की लगती हैं। बिल्कुल। सारांश में एक मजेदार तकनीक का जिक्र है, बिग बेबी पिवट। हाँ, मतलब जब कोई बात कर रहा हो तो अपना पूरा ध्यान, पूरी बॉडी उनकी तरफ मोड़ लेना। जैसे कोई बच्चा माँ की आवाज पर घूमता है। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर क्या ये काम करता है? सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे का सिद्धांत बहुत पावरफुल है। अच्छा। ये असल में पूरा ध्यान, मतलब अविभाजित ध्यान देने का एक तरीका है। आज की दुनिया में जहाँ सबका ध्यान बटा हुआ है, फोन बज रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसे में किसी को अपना 100% ध्यान देना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जब आप पूरी तरह किसी की ओर मुड़ जाते हैं तो आप बिना कहे ये बताते हैं, अभी मेरे लिए आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। वाह। इससे सामने वाला सम्मानित महसूस करता है और वो आपके प्रति ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। और प्रभावशाली बनने के लिए सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपनी बात कहने का तरीका बदलना। नेगेटिव वाक्यों या आदेशों के बजाय पॉजिटिव और सहयोगी भाषा का इस्तेमाल करना। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे ये कहने के बजाय कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप कह सकते हैं क्या हम इसे इस तरह से ट्राई करें, मुझे लगता है ये बेहतर काम करेगा। अच्छा। या मीटिंग में लेट मत आना की जगह कोशिश करें कि हम सब टाइम पर शुरू कर सकें। इस सुनने में कम टकराव वाला लगता है। हाँ, ज्यादा सम्मानजनक। बिल्कुल। और लोग आपके सुझावों को मानने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। ये सीधे तौर पर आपकी प्रभावशीलता बढ़ाता है, चाहे ऑफिस हो या घर। तो कुल मिलाकर
ये जो 92 तकनीकें हैं इस किताब के सारांश में, ये असल में लोगों से फटाफट जुड़ने, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने और एक अच्छी छाप छोड़ने के तरीके हैं। हाँ, ये औजार है। चाहे दोस्त बनाने हो, क्लाइंट जीतने हो या किसी पार्टी में आराम से घुलने मिलने की बात हो। लेल लॉन्स का वो कोट भी याद आता है, जीवन में सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इससे कि आप लोगों से कितनी अच्छी तरह जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये तकनीकें कोई चालाकी या धोखा देने के लिए नहीं है। जब आप इनका इस्तेमाल सच्ची दिलचस्पी और सम्मान के साथ करते हैं तो ये अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करती हैं। ये दूसरों को बेहतर समझने और अपनी बात बेहतर ढंग से कहने के उपकरण है। समझदारी और सहानुभूति के साथ संवाद। हाँ, वही। और इसी से व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिलती है, जैसा किताब का टाइटल भी कहता है। तो आज हमने हाउ टू टॉक टू एनीवन के सारांश के जरिए बातचीत की कई परतों को समझा। पहली छाप, छोटी बातें, सच्ची दिलचस्पी, बॉडी लैंग्वेज, गहरे रिश्ते बनाना, प्रभाव डालना। हाँ, ये सब यकीनन ये तकनीकें हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और रिश्तों को बेहतर बना सकती हैं। और अंत में एक विचार, ये किताब और सारांश हमें सिखाते हैं कि कैसे बात करें, कौन सी तकनीक कब इस्तेमाल करें। लेकिन शायद सबसे गहरे रिश्ते तब बनते हैं जब हम ये भी जानते हैं कि कब सिर्फ चुप रहकर सुनना है। चुप रहकर सुनना। हाँ, पूरी तल्लीनता से, बिना ये सोचे कि अगला वाक्य क्या बोलना है, कौन सी तकनीक लगानी है, बस अपनी पूरी उपस्थिति के साथ मौजूद रहना, बिना किसी एजेंडे के सुनना। हाँ, शायद यही अपने आप में सबसे शक्तिशाली संचार तकनीक है, सच्ची ध्यानपूर्ण उपस्थिति। इस पर शायद हम और सोच सकते हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा और जरूरी नुक्ता है। इस दिलचस्प चर्चा के लिए धन्यवाद।